हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमारे जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन, फिर एपिडेमियोलॉजी, फिर उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद आज जो आएगा वो है साइकोपैथोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं साइकोपैथोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर सीधी आपको दिखे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बिफोर वेस्टिंग मच टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी साइकोपैथोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब ये इसको कैसे डिफाइन करें। एकदम इजी तरीके से मैंने उसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है, आप एक बार वीडियो जरूर देखने का। देखो, बुक में आपको ऐसा पूरा कोई स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला नहीं है। मैंने अपनी समझ से अच्छे से स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए उस हिसाब से मैंने पूरा डिज़ाइन तैयार किया है, उस हिसाब से पूरा कंटेंट रेडी किया है मैंने। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, अलग अलग साइकेट्रिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने उनको जैसा लगा, उनको जो सही लगा, उन्होंने जो देखा उसके हिसाब से स्किज़ोफ्रेनिया होने के अलग अलग रीज़न बताए। उन्होंने अलग अलग रीज़न बताए। उसमें से मैकगी है, स्ट्रेंस्की है, बर्ज है, ये सारे न्यूरोलॉजिस्ट जो भी साइकेट्रिस्ट है, ये सारे उन्होंने अलग अलग कॉजेस बताए स्किज़ोफ्रेनिया होने के और उसके पीछे उन्होंने रीज़न भी बताए और प्राइमरी सिम्टम्स भी बताए, सेकेंडरी सिम्टम्स भी बताए। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन बेसिकली अगर साइकोपैथोलॉजी के बारे में अगर हम सीखें बेसिकली, तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक होता है जीनेटिक, आप यहाँ से पूरा अच्छे से समझना, मेरे साथ साथ चलने की कोशिश भी करना। ठीक है, एक होता है जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। हम सबको मालूम है कि जैसे स्किन डिसीज़ हो गए, बहुत सारे ऐसे हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए, लंग प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा हो गए, इन सब के पीछे जीनेटिक फैक्टर्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। अकॉर्डिंग टू दैट, उसी हिसाब से अगर हम देखें तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक जीनेटिक इटियोलॉजी की वजह से हो सकते हैं और हो रहे हैं। ठीक है, तो एक होता है जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। बाद में अगर पूरे साइकेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो इटियोलॉजी में जो कॉमन होता है वो एक होता है जीनेटिक फैक्टर्स, दूसरा होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल के अंदर बायोकेमिकल फैक्टर्स होता है। उसके बाद आता है अपना स्ट्रेस रिलेटेड कोई फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गए, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो गए, पर्सनल फैक्टर्स हो गए, पर्सनालिटी रिलेटेड कोई फैक्टर्स हो गए। ये सारे फैक्टर्स की वजह से ही कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम्स होता है, तो कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें भी सेम चीज होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। एक होता है जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक होता है सोशल फैक्टर्स और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स मिलके लीड करते हैं न्यूरो डेवलपमेंट एबनॉर्मालिटीज। अब न्यूरो डेवलपमेंट एबनॉर्मालिटीज मतलब क्या? न्यूरो डेवलपमेंट एबनॉर्मालिटीज मतलब जो भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वंस द बेबी इज बॉर्न, उसके बाद में उसका फिजिकल और मेंटल दोनों तरफ से ग्रोथ होना चालू होता है। तो वो जो ग्रोथ जो है वो किसी ना किसी वजह से, कोई नेचुरल रीजन की वजह से या कोई सा भी फैक्टर, अनलिमिटेड फैक्टर्स की वजह से उसका जो ब्रेन का जो ग्रोथ होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से उसको कंजेनाइटल बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज, कंजेनाइटल बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मालिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो हो गए हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मालिटीज। यहाँ लिखा है डेवलपमेंटल, मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है तो एक नेचुरल जो उसका ग्रोथ होना चाहिए वो नेचुरल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है बच्चे का। जो भी नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है बच्चे का। उसकी वजह से काफ़ी सारी एबनॉर्मालिटीज़ बच्चे को फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गई, एडीएचडी हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया। ये बहुत सारे ऐसे जो भी डिसऑर्डर्स है वो सब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब फैक्टर की वजह से, जीनेटिक फैक्टर की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इन सब फैक्टर्स की वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मालिटीज होती है एक पर्सन के अंदर, एक बच्चे के अंदर।
वो उसके बाद में ब्रेन डिसफंक्शन होता है और इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ द केमिकल्स। देखो एक चीज़ मेरी याद रखना, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स दे प्ले द वाइटल रोल इन दैट। न्यूरोट्रांसमीटर्स अब कौन कौन से, 5HT हो गया, अपना सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, गेबा हो गया, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहीं ना कहीं पेशेंट के जो ब्रेन जो है, ये सारे केमिकल्स है, ठीक है, उनका इंक्रीज और डिक्रीज लेवल कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो अगर ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का इंक्रीज और डिक्रीज लेवल और इम्बैलेंस हो गया, अगर न्यूरोट्रांसमीटर या तो इंक्रीज हो गया या तो डिक्रीज हो गया, जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंस होना, तो अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो ब्रेन जो है हमारा वो डिसफंक्शन हो जाएगा। मतलब एक नेचुरल तरीके से काम करना चाहिए ब्रेन, एक प्रॉपर वे के अंदर फंक्शन करना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स हमको शो होते हैं। तो ये हो गया, इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज होती है, ब्रेन डिसफंक्शन होता है, इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ द केमिकल्स होता है, विच लीड्स टू स्किजोफ्रेनिया। उसकी वजह से क्या होता है, स्किजोफ्रेनिया। देखा, एकदम इजी, एकदम सिंपल है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सारे फैक्टर्स, जीनेटिक, एनवायरमेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसकी वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज होती है, विच लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ द केमिकल्स और द ब्रेन डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से स्किजोफ्रेनिया होने के जो चांसेस है वो डेवलप होते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत के लेक्चर की शुरुआत में बताया कि अलग अलग साइकेट्रिस्ट जो है, अलग अलग न्यूरोलॉजिस्ट जो है, उनको जैसा लगा स्किजोफ्रेनिया होने के जो रीजंस है, उनको जो दिखाई दिया, पैथोलॉजी उनको जो सही लगा, उस हिसाब से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेंस्की। अब बुक में तो आपको ना, बुक के अंदर आपको बाजू में वो साल वगैरह भी लिख के दे रखा है, ठीक है, 1914 और ये सब, तो ये सब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम को आपको, एग्ज़ाम के अंदर आपको ये सब चीज़ें अगर याद रहती है तो आप लिख सकते हो, नहीं याद रहता और नहीं लिख रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, स्ट्रेंस्की, ठीक है, बोलना भी सीखना पड़ेगा हमको। स्ट्रेंस्की ने प्रपोज किया, स्ट्रेंस्की ने क्या बताया कि इंट्रासाइकिक एटेक्सिया होता है सबसे पहले स्किजोफ्रेनिया में। क्या होता है, इंट्रासाइकिक एटेक्सिया। इंट्रा मीन्स अंदर, साइकिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू द मेंटल एक्टिविटी, एंड एटेक्सिया, इंट्रासाइकिक एटेक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द थॉट एंड द अफेक्ट। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द थॉट एंड द अफेक्ट। अब ये समझते हैं थॉट क्या है, तो थॉट मतलब थिंकिंग, जो बेसिकली आप सबको मालूम ही होगा, लेकिन अफेक्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अफेक्ट, अफेक्ट क्या है, अफेक्ट जो है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में आपको घर से बाहर निकलना है, ठीक है, अभी तो सीजन भी उस हिसाब से चल रहा है, मॉर्निंग में घर से आपको अभी बाहर निकलना है, जैसे ही आप घर से बाहर निकलना चालू करते हो और सडनली रेन स्टार्ट होता है, तो उसको अगर मुझे कहना हो तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि द रेन अफेक्टेड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अफेक्टेड बाय द रेन, ऐसा कह सकता हूँ कि बारिश चालू हुई, उसकी वजह से वो जो पर्सन है जो बाहर निकल रहा था वो क्या हुआ, अफेक्ट हुआ। तो अफेक्ट का मतलब क्या हो गया, इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि अफेक्ट का मतलब है हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हो रही है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उन सब चीज़ों का हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। उसी इफेक्ट को एक तरफ से अफेक्ट होना हम कहेंगे। हम सब अफेक्ट होते हैं बिकॉज वी आर नॉर्मल पीपल। जो भी एबनॉर्मल पर्सन होगा, अगर आप स्किजोफ्रेनिक पर्सन को देखोगे तो उसको ठंडी हो रही है, गर्मी चल रही है, बारिश हो रही है, उसके पास में से कोई सांप निकल रहा है, यार कोई कुछ भी हो रहा है, इलीगल हो रहा है, लीगल हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्किजोफ्रेनिक पर्सन इज कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम द रियलिटी। द स्किजोफ्रेनिक पर्सन इज कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम द रियलिटी। उसको सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो लोग हैं, जो भी पूरा एनवायरनमेंट है उसका, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंट्रासाइकिक एटेक्सिया का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द थॉट एंड द अफेक्ट। फिर से मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, अपने फ्रेंड्स को देखते हो,
या फिर अपने लवेबल पर्सन को देखते हो, तो सबसे पहले जैसे ही हम उसको देखते हैं हमारे दिमाग में थॉट आता है उसके लिए। जैसे ही थॉट आएगा इमीडिएटली हमारे इमोशंस चेंज होने लगते हैं। वही चीज़ जो है वो अफेक्ट है। पेरेंट्स आते हैं तो हम अलग तरीके से अफेक्ट होते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं अलग तरीके से, लवेबल पर्सन को देखते हैं अलग तरीके से, तो उसी को हम कहते हैं अफेक्ट। लेकिन यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन की हिस्ट्री में रहा है कि द पेशेंट इज इवन नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देयर ओन फैमिली मेंबर्स। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि अफेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? अफेक्ट। एक जो बैलेंस होना चाहिए, थॉट और अफेक्ट, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे पेशेंट में। उसी की वजह से क्या होता है? इंट्रासाइकिक एटेक्सिया होता है, विच लीड्स टू लूजनिंग इन द एसोसिएशन ऑफ द आइडियाज। हम लूजनिंग ऑफ द आइडियाज, लूजनिंग इन द एसोसिएशन ऑफ द आइडियाज, उसी को मैं अलग तरीके से कहूँ, एक टर्मिनोलॉजी है, उसी को कहेंगे डिरेलमेंट। डिरेलमेंट भी कहते हैं उसको, ठीक है। डिरेलमेंट एग्जाम में वाइवा के अंदर आपको पूछा जा सकता है। डिरेलमेंट का मतलब है लूजनिंग इन द एसोसिएशन ऑफ द आइडियाज, या तो उसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव लूजनेस। ये तीन अलग अलग मीनिंग, ये तीन अलग अलग वर्ड्स हो गए उसके लिए। एसोसिएटिव लूजनेस, लूजनिंग इन द एसोसिएशन, या तो डिरेलमेंट। अब इसमें क्यों ऐसा होता है? स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में जो चेन होती है, देखो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर थॉट प्रोसेस की एक चेन होती है। हम जो भी सोचते हैं एक लिंक बनती है, उसकी चैनल बनती है, तभी हम नॉर्मल पर्सन कहलाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिक में क्या होता है, या फिर अदर जो मेंटल प्रॉब्लम्स वाले जो पेशेंट है, उसमें क्या होता है कि एक चेन नहीं बन पाती। मतलब पेशेंट कुछ भी सोचता है, उनके जो आइडियाज़ है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करते। हमारे जो आइडियाज़ है वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। कैसे? जैसे कि आपके दिमाग में आइडिया आया कि कल मैं कॉलेज जाके ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा, तो कॉलेज का आपके साथ कोई तो लिंक है, या तो आज कोई ऐसा इंसिडेंट बना, उसकी वजह से आपके दिमाग में वो थॉट आया, तब जाके वो लिंक हुआ कॉलेज से। यहाँ पे पेशेंट के जो आइडियाज़ आते हैं वो बिल्कुल वाहियात तरीके से, इररिलेवेंट तरीके से उसको थॉट आते, आइडियाज़ आते, कुछ भी करता है मतलब पेशेंट। इसीलिए उसको नाम दिया गया है लूजनिंग। लूज हो गया। क्या लूज हो गया? जो एसोसिएशन होता है आइडियाज़ का वो टोटली जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, वो टोटली लूज हो चुका है। अब यहाँ तक याद रखना, एक क्या हो गया? थॉट एंड अफेक्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है वो। उसके बाद में क्या होता है कि आइडियाज़ जो है उसमें कोई एसोसिएशन नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है? थ्रू द लूजन लिंक इन द चेन एसोसिएशन। मैंने अभी बताया ना कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक चेन के हिसाब से चलता है। स्किज़ोफ्रेनिक में वो चीज़ यहाँ पे लूज है। उसकी वजह से क्या होता है कि इंस्टिंक्चुअल डिजायर्ड एंड अनकॉन्शियस विशेस, हम सबकी अनकॉन्शियस विशेस होती है, इंस्टिंक्चुअल डिजायर्ड होते हैं। हमारे जो डिजायर है, विश है, जो अनकॉन्शियस है, वो यहाँ पे पेशेंट की कॉन्शियस लाइफ में एंटर करते, इंट्रूड करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो पर्सनालिटी है वो मिक्सअप हो जाती है। उसी को हम कहते हैं डिसरप्शन ऑफ द पर्सनालिटी। फिर से समझाता हूँ मैं, एक नॉर्मल पर्सन का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, हम सब जो है उनमें डिज़ायर्स है, इच्छाएं हैं, विशेष है कि ये हो जाए वो हो जाए, ये सब हमारी विश होती है। ये सब सेमी कॉन्शियस, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, सब कॉन्शियस में या तो अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ रहता है। लेकिन वो हम जब याद करें तभी वो बाहर आता है। ऐसा नहीं कि कभी भी बाहर आ गया। जैसे कि आपकी कोई इच्छा होगी, मुझे बड़ा होके ये बनना है, आगे जाके ये बनना है, ग्रेजुएशन के बाद ये बनना है, वो अनकॉन्शियस माइंड में वो विश है ऑलरेडी। लेकिन वो जब टाइम आएगा तभी उस चीज़ को आप रिफ्लेक्ट कर पाते हो, तभी उस चीज़ को आप कॉन्शियस माइंड में ला सकते हो और लेके आते हो। 24/7 अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में ये आपके दिमाग में थोड़ी रहता है। मतलब लेक्चर चल रहा है, चालू लेक्चर में आपके दिमाग में ये थॉट नहीं चलता है कि भाई मुझे ग्रेजुएशन के बाद ये करना है। उस वक्त तो आपका ध्यान लेक्चर में होता है। तो ये हो गया एक नॉर्मल पर्सन की निशानी कि जो अनकॉन्शियस माइंड में जो भी डिजायर है, विश है, वो उसके कॉन्शियस माइंड को कभी डिस्टर्ब नहीं करते। जब अनकॉन्शियस में से वो कॉन्शियस में आएगा, थोड़ी देर के लिए सोचेगा, वापिस वो सब कॉन्शियस या तो अनकॉन्शियस में चला जाएगा और कॉन्शियस में जो दूसरी एक्टिविटीज चल रही है उसको वो फॉलो करेगा।
लेकिन यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में ऐसा नहीं होता। मैंने अभी जो बताया वो नॉर्मल पर्सन की बात है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन एबनॉर्मल पर्सन है। उसमें क्या होता है कि उसकी सोचने की जो ताकत है, ठीक है, उसमें आइडियाज़ जो है, उसकी जो चेन जो है वो तो ऑलरेडी बनी नहीं रही है। थॉट्स जो है, आइडियाज़ है, उसकी कोई चेन नहीं बन रही है। उसकी वजह से उसके जो डिजायर्ड हो गए अनकॉन्शियस विशेष जो पेशेंट के हैं, वो क्या करते हैं, बार बार कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। बार बार क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ना कॉन्शियस माइंड में रह पाता है अच्छे से, ना अनकॉन्शियस में रह पाता है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। बार बार वो थॉट आएगा तो वो पर्सनालिटी जो है वो पेशेंट की वो मिक्सअप हो जाती है, और कभी कभी पेशेंट जो है वो फ्लैशबैक में भी चला जाता है, पीछे चला जाता है। फ्लैशबैक का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है, समय से पीछे जाना। तो उसकी वजह से पेशेंट की जो पर्सनालिटी है वो कम्प्लीटली डिसरप्ट हो जाती है। द पेशेंट्स पर्सनालिटी इज कम्प्लीटली डिसरप्ट ड्यू टू ऑल दिस काइंड ऑफ द इश्यूज इन द पेशेंट, विच लीड्स टू पर्सन इज विड्रॉड फ्रॉम द रियलिटी। उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट जो है वो रियलिटी से टोटली डिटैच हो जाएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था कि स्किज़ोफ्रेनिया अगर कोई भी पूछे, चाहे आपको वाइवा टेबल पे एग्जामिनर पूछे या कोई भी पूछे कि स्किज़ोफ्रेनिया को एक ही लाइन में जवाब दो, तो उसको एक ही लाइन में यही बोलने का कि डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी। जितने भी रियलिटीज़ है उसके सराउंडिंग में, उन सब से वो टोटली डिटैच हो गया। उसको कोई मतलब नहीं आजू बाजू की दुनिया से। इवन दे अभी मैंने कहा कि वो जो पेशेंट जो है वो अपने पेरेंट्स को भी ठीक से कभी कभी नहीं पहचान पाता है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट के साथ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई कि पेशेंट के जो पेशेंट का जो नेचुरल बिहेवियर है, जो भी हम सबका नेचुरल एक बिहेवियर होता है, और बाकी और नेचुरल बिहेवियर के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं वो हमारा मॉडिफाइड बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे पेशेंट के साथ ये होता है कि नेचुरल बिहेवियर के खिलाफ, नेचुरल बिहेवियर के अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ हो रही है तो पेशेंट क्या करेगा, फटक से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। उस पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस से पेशेंट अपने आप को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो यही चीज़ है, द पर्सन इज विड्रॉन फ्रॉम द रियलिटी व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अगेंस्ट हिज नेचुरल बिहेवियर। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि डेल्यूजन। ये बेटा पक्का याद रखना, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन 100% होता है। हेल्यूसिनेशन में ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन इज कॉमन, उसके साथ साथ में विजुअल भी होता है, लेकिन ऑडिटरी जो है वो काफ़ी कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया में। और डेल्यूजन होता है, विल पावर जो है वो वीक हो जाता है। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति नहीं, अपनी हमारी इच्छा शक्ति होती है कि आज मैं ये करूँगी, कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा, लाइफ में मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, मुझे ये करना है। ये हमारा विल पावर है, उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाते बाद में इनिशिएटिव लेके, ठीक है। और ये हो गया एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस भी होता है पेशेंट को। एम्बीवेलेंस मतलब एक साथ एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरफ की फीलिंग्स जनरेट होना, ऑपोजिट फीलिंग्स जनरेट होना, उसी को हम कहते हैं एम्बीवेलेंस। जैसे मैं एग्जांपल, अगर आपने मेरा टर्मिनोलॉजी वाला अगर लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने समझा है एम्बीवेलेंस क्या है। लव एंड हेट, एक ही पर्सन के लिए आपको एक ही समय पे प्यार भी आ रहा है, साथ में आप उसको हेट भी कर पा रहे हो, ऑपोजिट फीलिंग्स आ रही है एक ही समय पे एक ही व्यक्ति के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, एम्बीवेलेंस कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंस्की ने प्रपोज किया इंट्रासाइकिक एटेक्सिया। उसकी वजह से क्या हो गया, थॉट एंड अफेक्ट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लिंक जो है, आइडियाज जो है उसके उसमें कोई एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के जो डिजायर्ड है, अनकॉन्शियस जो भी उनकी विशेष जो है वो क्या कर रही है, कॉन्शियस माइंड को बार बार डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो पर्सनालिटी है वो क्या हो रही है, डिसरप्ट हो रही है। डिसरप्ट अगर याद नहीं होता है एग्जाम में तो डिस्टर्बेंस लिख दो आप, डिस्टर्बेंस ऑफ द पर्सनालिटी, द पर्सन। उसकी वजह से क्या होता है, पर्सन जो है वो रियलिटी से काफ़ी कट हो जाएगा। रियलिटी से कब कट होता है पेशेंट, कब डिटैच होता है, जब पेशेंट के नेचुरल बिहेवियर की अगेंस्ट में कोई चीज़ हो रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स जनरेट होते हैं। स्ट्रेंस्की ने बताया ये सारे, स्ट्रेंस्की ने इतने साइन एंड सिम्टम्स हमको बताए। एक तो विल पावर वीक हो जाता है, एम्बीवेलेंस होता है, डेल्यूजन हो गया, हेल्यूसिनेशन आएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रेंस्की। अगर आप बुक में पढ़ोगे इतना कॉम्प्लिकेशंस दे रखा है उसमें कि स्टूडेंट्स काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर इसमें नहीं समझ में आता, ये है वो है, इसीलिए मैंने एकदम पूरा अच्छे से इसको समझा के रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और एक साइकेट्रिस्ट की हम बात करते हैं। उसने क्या कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, देखते हैं हम अच्छे से समझेंगे। बर्ज, क्या नाम है उसका, बर्ज। बर्ज को क्या लगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है,
कैसे होता है देखते हैं यहाँ पे। बर्ड्स को लगा कि ब्रेन डैमेज होता है। ब्रेन डैमेज अब कैसे होता है? ब्रेन डैमेज यूजुअली होता है यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया में अगर पेशेंट को कभी भी उसके लाइफ स्पैन में, कभी भी वो चाइल्ड था या एडल्ट था, एडोलेसेंट था, कभी भी अगर कोई हेड इंजरी हो पेशेंट को, क्या हो? हेड इंजरी। पेशेंट को अगर हेड इंजरी हुई है तो उसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ब्रेन डैमेज हो गए तो ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, ये तो सीधी सी बात है। सो ड्यू टू द ब्रेन डैमेज ऑफ द अननोन नेचर, मालूम नहीं है, ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है? अननोन, कुछ भी हो सकता है, मतलब केमिकल्स का कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी रीजन की वजह से, इसीलिए इसने अननोन बताया। देयर इज लोअरिंग ऑफ साइकिक एक्टिविटी, प्राइमरी सिम्टम्स ये है अकॉर्डिंग टू बर्ज, लोअरिंग ऑफ साइकिक एक्टिविटी दैट इज द प्राइमरी सिम्टम। अब लोअरिंग ऑफ साइकिक एक्टिविटी मतलब क्या? मेंटल एक्टिविटीज कौन कौन सी है? सोचना, मतलब मेमोरी हो, थिंकिंग हो, कंसंट्रेशन हो, अटेंशन हो, रीजनिंग हो, लॉजिक हो, ये सारी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ है, वो लोअर हो जाती है। कुछ नया सीखना है, लर्निंग एबिलिटीज़, वो भी एक मेंटल एक्टिविटीज़ है। अगर माइंड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो आपका ग्रास्पिंग पावर भी डाउन जाएगा, आप अच्छे से सोच नहीं पाओगे। तो अगर ब्रेन डैमेज है तो ये सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट के साथ होती है। तो लोअरिंग ऑफ द साइकिक एक्टिविटी विच लीड्स टू द पर्सन इज नॉट एबल टू मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी। हमको तो पता है, हम नॉर्मल पर्सन है, हमको पता है कि हकीकत क्या है, रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। हमारी लाइफ में हम ये दोनों मोड में ही जीते हैं, एक होता है हमारा रियल मोड, एक होता है हमारा इमेजिनरी मोड। एक होता है हमारी रियल लाइफ, एक होती है हमारी इमेजिनरी लाइफ। इमेजिनरी लाइफ मतलब फैंटासी लाइफ, जो हम थॉट्स में जीते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, मैं इधर जाऊंगा, अंतरिक्ष में जाऊंगा ना, मैं ये करूंगा ना, प्लेन में बैठूंगा ना, इधर जाऊंगा, बहुत सारे हमारे थॉट्स है, उसको हम फैंटेसी वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, मेरे पास लग्जरी ये होगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, ये सब इमेजिनरी थॉट्स है। ठीक है, जो लोग इमेजिनरी थॉट्स में जीते वो गंदे तरीके से बाद में फंसते हैं। फिर वी हैव टू लिव इन अ रियल वर्ल्ड। अगर आप इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना चाहते हो तो फिर तो ऐसा समझ लो कि कुछ साल आप जी लोगे उसमें, लेकिन जब उससे बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी लाइफ में तो वो सब नहीं है जो मैंने इमेजिनरी वर्ल्ड में देखा था। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बाद में पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो बर्ज ने क्या कहा कि ब्रेन डैमेज होता है किसी भी रीजन की वजह से, जिससे साइकिक एक्टिविटी जो है वो लोअर होती है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो क्लियर नहीं कर पाता है कि रियल क्या है एंड इमेजिनरी क्या है, जिसकी वजह से डेल्यूजन वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। डेल्यूजनल वे ऑफ थिंकिंग और बिहेवियर का क्या मतलब है? डेल्यूजन के अलग अलग टाइप्स है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ जेलस, डेल्यूजन ऑफ डाउट, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आप देखोगे डेल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीफ, फॉल्स एंड अनसेकेबल बिलीफ, मतलब पेशेंट ने एक बार कुछ सोच लिया तो वो सोच लिया, आप 50 लोग आओ 100 लोग आओ, उसकी जो सोच जो है उसको कोई हिला नहीं सकता। उसने बोला कि ये कुआं है, अगर खड्डे को वो कुआं बोल रहा है तो कुआं ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मानेगा ही। आप कितना भी समझाओ, 50 लोग समझाओ, उसकी जो बिलीफ है वो कभी भी शेक नहीं होने वाली है, हिलेगी नहीं। अनशेकेबल मतलब ना हिलने वाली। ठीक है, तो जिसकी वजह से पेशेंट की जो थॉट प्रोसेस है और बिहेवियर जो है वो कैसा हो जाता है? डेल्यूजनल हो जाता है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? बर्ज कह रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे होता है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मैगी। मैगी, ये मैगी नहीं है बेटा, दिस इज नॉट मैगी, इट इज मैगी। ठीक है, मैगी क्या कहता है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, कैसे होता है स्किज़ोफ्रेनिया, उसको क्या लगता है वो भी एक बार देख लेते हैं। उसका कहना है कि भैया जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से होता है। जीनेटिक प्रॉब्लम उसको लगता है, मैगी को। किसको लगता है? मैगी को, कि भाई ईगो डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा। अब ईगो क्या है? ईगो मतलब हमारा सेल्फ एस्टीम। हम सब व्यक्ति के अंदर ईगो होता है। हम ईगो को बहुत गलत तरीके से लेते। ईगो मतलब क्या? किसी ने बोला कि भाई ईगो मतलब कोई अगर ऐसा कह रहा है कि मेरे को ये नहीं चलेगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो हम कहते हैं यार बहुत ईगो है। ये गलत है। दैट इज ओके, दैट इज ईगो, बट दैट इज इन द नेगेटिव फॉर्म।
एक प्रॉपर ईगो का मतलब होता है कि हमारा सेल्फ एस्टीम की वजह से आपकी जो थॉट प्रोसेस है, एक सेल्फ ऑफ वेलबींग जो है वो डेवलप होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक ईगो होता है, एक नेचुरल ईगो है। अगर वो नेचुरल ईगो डिमिनिश हो गया, अगर वो नेचुरल ईगो बचपन में अगर उसका प्रॉपर चाइल्डहुड के अंदर उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है उसमें इनएडिक्वेट ईगो डेवलपमेंट है। क्या? इनएडिक्वेट ईगो डेवलपमेंट। तो अगर इनएडिक्वेट ईगो डेवलपमेंट है तो, और या तो जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट के अंदर ईगो डेवलपमेंट होगा, लेकिन कैसा होगा? इनएडिक्वेट होगा, और फैमिली इन्फ्लुएंसेस भी बहुत सारे उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो जीनेटिक और फैमिली इन्फ्लुएंसेस की वजह से लूजन द पेशेंट्स होल्ड ऑन द रियलिटी, पेशेंट का जो होल्ड होना चाहिए रियलिटी के ऊपर वो टोटली डिमिनिश हो जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन के अंदर अगर ईगो नहीं है तो वो रियलिटी को अच्छे से नहीं देख पाएगा। रियलिटी को अच्छे से क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि एक सेंस ऑफ वेलबींग नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम नहीं होगा। सेल्फ एस्टीम नहीं होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। उसका जो वे ऑफ लिविंग जो होना चाहिए वो काफ़ी डिसरप्ट होगा, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस उसकी लाइफ में होंगे। तो उसी की वजह से पेशेंट जो है उसका रियलिटी के ऊपर से होल्ड जो होना चाहिए वो टोटली खत्म हो जाता है। एज अ नॉर्मल पर्सन हम सबका होल्ड है रियलिटी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पेशेंट का रियलिटी के ऊपर कोई होल्ड नहीं है। उसका एक ही रीज़न है, वो रीज़न है इनएडिक्वेट ईगो डेवलपमेंट एंड दी फैमिली इन्फ्लुएंसेस। फैमिली फैक्टर्स भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल है इसकी वजह। इसको लेके मैंने ईटियोलॉजी में समझाया था। डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन हो गया, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, हॉस्टाइलिटी बिटवीन द पेरेंट्स, ये सारे कॉजेज हैं जिसको हम फैमिली इन्फ्लुएंसेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। एकदम शॉर्ट है। मैगी क्या कह रहा है भाई कि जीनेटिक या तो फिर फैमिली इन्फ्लुएंसेस की वजह से बच्चे के अंदर जो ईगो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इनएडिक्वेट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का रियलिटी के ऊपर से जो होल्ड होना चाहिए वो टोटली छूट गया, उसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। और उसने सिम्टम्स बताया मैगी को ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो हमारी स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन जो है वही सिम्टम्स मैगी को दिख रहे हैं। कौन कौन से है भाई? अफेक्टेड मेंटल फंक्शंस आर डिस्टर्बेंसेस इन थिंकिंग, इमोशंस, वॉल्यूशंस, परसेप्शन, यही बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा साइकोपैथोलॉजी। फिर से मैं एक समरी आपको बता दूं कि क्या होता है कि भाई जीनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, सोशल फैक्टर्स, इन सब की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि इन सारे फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। और अलग अलग साइकेट्रिस्ट ने अपनी लैंग्वेज में जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से स्किज़ोफ्रेनिया को पूरा डिफाइन किया है। ठीक है, सो आई होप कि आपको साइकोपैथोलॉजी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि सर बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये साइकोपैथोलॉजी को रीड करना। मुझे नहीं लगता है कि ये समझाने के बाद अगर किसी को भी डाउट हो, अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा अभी, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।